हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सत्य फिजिकल एजुकेशन में। आई होप आप सब अपने घर पर सेफ होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे होंगे और अपना टाइम कंस्ट्रक्टिवली यूज़ कर रहे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जो हमारी लास्ट वीडियो थी वह KVS के साल 2018 के क्वेश्चन पेपर के ऊपर थी, जिसमें हमने स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। इस वाली वीडियो में हम सेकंड या नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे, क्योंकि इस बार हमने जो ऑप्शंस गलत हैं उनको भी एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है, ताकि हमको बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके अबाउट दी टॉपिक। तो इससे पहले कि हम अपना टॉपिक शुरू करें फ्रेंड्स, मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि इफ़ यू नॉट सब्सक्राइब्ड टू आवर चैनल तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ उसके साथ बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक एंड द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ। साइकोलॉजी एक्चुअली में किस चीज़ की स्टडी है? तो साइकोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है, वन इज साइक प्लस लोगस। तो साइक का मतलब होता है माइंड या सोल या स्पिरिट, वहीं पर लोगस का मतलब होता है टू स्टडी। तो एक्चुअली में साइकोलॉजी जो वर्ड है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो टाइम के साथ बदला है। पहले साइकोलॉजी का मतलब होता था स्टडी ऑफ माइंड या स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस या स्टडी ऑफ सोल, लेकिन समय के साथ साथ साइकोलॉजी का मतलब हो गया है स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, कि कोई भी इंसान का क्या बिहेवियर रहता है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में और क्या उसका मेंटल प्रोसेस रहता है। तो अभी आज के दौर की हम बात करें तो इन मॉडर्न टाइम्स या नाउ डेज साइकोलॉजी इज एक्चुअली द स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन 52 में दे आस्किंग अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। ये बहुत ही फेमस ईडियम है, अगर मैं बोलूँ तो बहुत ही फेमस कोट है, साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, कि एक स्वस्थ शरीर और एक स्वस्थ दिमाग, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो कहते हैं साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, ये एक छोटा बट फुल डिस्क्रिप्शन है एक हैप्पी स्टेट इन दिस वर्ल्ड। अगर कोई इंसान खुश है तो उसके बहुत ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है उसका दिमाग, साथ ही साथ उसकी बॉडी, दोनों ही स्वस्थ हैं। ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये जॉन लॉक ने कहा है। यह एक इंग्लिश फिलोसोफर रहे हैं जिन्होंने इस साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी इज़ अ शॉर्ट बट फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ हैप्पी स्टेट इन दिस वर्ल्ड, यह कोट दी है। नेम द गेम हुज फील्ड इज मार्क्ड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अच्छा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसके साथ मैं बताना चाहूँगी, यहाँ पे इन्होंने डायरेक्शन दिया ईस्ट टू वेस्ट। हमारे गेम्स एंड स्पोर्ट्स में जितने भी फील्ड्स हैं या जितने भी कोर्ट्स हैं उनको इस तरीके से रखा जाता है कि अगर हम बात करें, यह है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इस तरीके से कोर्ट बनाया जाता है कि जो वो सन फेसिंग ना हो। अगर मॉर्निंग के वक्त सन राइज कर रहा है तो प्लेयर्स का जो फेस है वह सन की तरफ ना हो, नहीं तो वो अनकंफर्टेबल कर सकता है, उनका व्यू रोक सकता है या जो प्रोडक्टिविटी है, परफॉर्मेंस डिग्रेड हो सकती है। वहीं पे शाम के वक्त जब सन सेट हो रहा होता है, सूर्यास्त हो रहा होता है, अगर किसी एथलीट का फेस सन की साइड होगा और मैच खेलते वक्त तो भी दिक्कत हो सकती है। तो जनरली गेम्स एंड स्पोर्ट्स में जितने भी कोर्ट होते हैं, जितने भी फील्ड्स होते हैं, वह सारे इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं कि वह सन फेसिंग ना हो, बेहतर परफॉर्मेंस के लिए। जैसे कि बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, इवन एथलेटिक्स है। ट्रैक एंड फील्ड की बात करें तो एथलीट इस तरीके से भगाया जाता है कि वह सन फेसिंग ना भागे। अगर वॉलीबॉल की बात करें कि अगर हम वॉलीबॉल का कोर्ट इस तरीके से बनाएं कि यहाँ पे प्लेयर है और उसको स्मैश करना है बॉल को, तो अगर सन मॉर्निंग के वक्त वो ये मैच चल रहा है तो अगर वो सन की तरफ फेस करके खड़ा होगा तो उसको बॉल दिखने में दिक्कत होगी, तो उसके वहाँ पे फाउल के चांसेस हो सकते हैं। तो ये जनरली बेसिक कॉन्सेप्ट रहता है किसी भी कोर्ट को फॉर्म करने का या किसी भी फील्ड को फॉर्म करने का। लेकिन खो खो एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे नॉर्थ टू साउथ को फॉलो नहीं किया जाता, रादर यहाँ पे उल्टा ईस्ट टू वेस्ट को फॉलो किया जाता है। यानी कि खो खो का जो फील्ड है वह इस तरीके से बनाया जाता है कि वो ईस्ट टू वेस्ट उसकी मार्किंग की जाए, क्योंकि खो खो में जो प्लेयर बैठते हैं वह एक का फेस इधर, एक का फेस इधर, एक का फेस ऐसे ऑल्टरनेट होता है। तो अगर इधर फेस करता है तो भी चाहे सन की मूवमेंट पूरे दिन में कैसे भी रहे,
वह सन फेसिंग नहीं होगा। और अगर इधर भी फेस करके बैठते हैं तो भी वो सन फेसिंग नहीं होगा। तो खो खो इज़ द ओनली स्पोर्ट जहाँ पे जो कोर्ट की मेजरमेंट है वह ईस्ट टू वेस्ट होती है। लेकिन अगर वहीं पे हम खो खो की मेजरमेंट नॉर्थ टू साउथ कर दें तो प्लेयर्स की बैठने की पोजीशन ऐसे होगी। तो वहाँ पर चाहे मॉर्निंग हो चाहे इवनिंग हो वह हमेशा सन फेसिंग रहेंगे, जो कि परफॉर्मेंस को दिक्कत कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और आप ये बहुत ही आई थिंक ये हेल्पफुल होगा और यूज़फुल भी होगा। आगे बढ़ते हुए, द कैरियर्स हु शेड द इन्फेक्शियस एजेंट फॉर शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम आर कॉल्ड। वो कैरियर्स जो थोड़े समय के लिए इन्फेक्शियस एजेंट को कैरी करते हैं उनको हम क्या कहते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने 4 टर्म्स दिए हैं, इंक्यूबेटरी, कॉन्वेलेसेंट, टेम्पररी एंड क्रॉनिक। तो अगर हम बात करें क्रॉनिक से, क्रॉनिक यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो लॉन्ग ड्यूरेशन तक हो, जैसे कि क्रॉनिक इलनेस होती है वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चलती है। लॉन्ग तो पहली बात तो यहाँ पे ये हमारा ऑप्शन ही कट गया क्योंकि यहाँ पे क्रॉनिक की बात कर रहे हैं ये। लेकिन यहाँ पे जो उन्होंने पूछा है जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बात हो, कि कोई भी बीमारी का जो इन्फेक्शियस एजेंट है जिसकी वजह से बीमारी हो वो छोटे दौरान के लिए ही रहे, छोटे समय के लिए। तो ये हमारा यहाँ पे ऑप्शन कट जाता है कि क्रॉनिक करियर्स वो करियर्स होते हैं जो लंबे समय तक किसी बॉडी में रह सकते हैं। जैसे कि टाइफॉइड है वो काफ़ी महीनों तक रह सकता है। अगर हम बात करें यहाँ पे इंक्यूबेटरी करियर, अगर फ्रेंड्स आपको याद आ रहा हो जो हमने अपनी डिसीजेज़ या कम्युनिकेबल डिसीजेज़ की वीडियो बनाई थी, वहाँ पे हमने इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में बताया कि इंक्यूबेशन पीरियड एक्चुअली में होता क्या है। इंक्यूबेटरी करियर समझने से पहले हमें इंक्यूबेशन समझने की ज़रूरत है। तो जब भी कोई इन्फेक्शियस एजेंट हमारी बॉडी में एंटर करता है उस वक्त से लेकर जब वह अपने पहले सिम्टम दिखाता है, यानी कि बॉडी में एंटर करने से लेकर जो उसका पहला सिम्टम हुआ, इस दौरान को हम इस पीरियड को हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। जैसे कि अगर हम कोरोना के केस में बात करें कि जब कोई बॉडी में कोरोना का जो वायरस है वो एंटर किया लेकिन उसने 4 से 5 दिन बाद अपने सिम्टम दिखाए, चाहे वो खांसी हो या गले में पेन हो, तो वह जो 4 से 5 या फिर वह 6 से 7 या 8 दिन का जो पीरियड है वह इंक्यूबेशन पीरियड है जब अपना बीमारी पहला कोई सिम्टम दिखा रही है। तो यह इंक्यूबेटरी करियर्स हो गए जो कि किसी बीमारी के शुरुआती दौरान में होते हैं। कॉन्वलेसेंट करियर्स क्या होते हैं, जब भी कोई बीमारी ठीक होने की कगार पे हो या ऐसा लगे कि वो ठीक हो गई है लेकिन वह उसके बावजूद भी पोटेंशियल थ्रेट हो कि वो औरों को हम इन्फेक्ट कर सकते हैं। यानी कि हमें तो लगता है हम ठीक हो गए हैं लेकिन हम एक्चुअल में ठीक नहीं हुए होते क्योंकि वो बीमारी के जो इन्फेक्शियस एजेंट है वो हमारी बॉडी में अभी भी प्रेजेंट है। तो वह होता है कॉन्वेलेसेंट कैरियर जो कि बीमारी ठीक होने के बावजूद भी किसी को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि टाइफाइड में हो सकता है। और टेम्पररी करियर्स क्या होते हैं, जो कुछ थोड़े से ही समय के लिए हमारी बॉडी में रहते हैं और वो उस दौरान दूसरे बॉडी को इन्फेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्मल कॉफ एंड कोल्ड, अगर मुझे छींक हुई है तो छींक ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगी हमारी सर्दी, वो 3 से 4 दिन में हमारी सर्दी चली जाएगी। लेकिन उसी दौरान अगर मैं किसी और के टच में आती हूँ तो उसी दूसरे इंसान भी हमसे इन्फेक्टेड होने के चांसेस रह सकते हैं। तो वह शॉर्ट ड्यूरेशन में हुआ है। तो आई होप मैं ये चारों टर्म्स आपको समझा पाई हूँ क्योंकि ये चारों टर्म्स इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं हेल्थ से रिलेटेड। Mention the fine imposed on Serena Williams for being warned of coaching in the US Open Tennis 2018। 2018 का जो US ओपन टेनिस चैम्पियनशिप हुई थी, इसकी जो विनर रही थी वह थी नाओमी ओसाका जो कि जापान से हैं और वो पहली बार US ओपन टेनिस चैम्पियनशिप की विनर बनी थी। अगर मैं कहूँ वो ऐसी पहली एशियन महिला है जो US ओपन टेनिस चैम्पियनशिप जीती थी, एक ग्रैंड स्लैम जीती हैं। लेकिन इसी चैम्पियनशिप के फाइनल मैच में उनका जो मैच था वो सेरेना विलियम्स के साथ हुआ था और उस मैच में काफ़ी इशू हुए थे, फाइनल मैच में इश्यूज़ हुए थे जिसकी वजह से सेरेना विलियम्स को फ़ाइन देना पड़ा था टोटल $17,000 का। और यह जो 17,000 का जो फ़ाइन है यह 3 कैटेगरीज में दिया गया था, जिसमें उनको $4,000 जो थे वो कोचिंग के लिए दिए गए थे। कोचिंग का फ़ाइन था कि जो उनके कोच के ऊपर ऐसा बात कहा गया था कि उन्होंने कुछ ऐसे साइंस यूज़ किए हैं जिसकी वजह से फ़ाइन दिया गया है। और जो
फाइन था वह उनको रैकेट स्मैश करने के लिए दिया गया था, लगाया गया था। प्लस जो 10,000 फाइन था वह सेरेना विलियम्स ने अब्यूजिव वर्ड्स यूज़ किए थे उसके लिए वह फाइन दिया गया था। तो टोटल 17,000 का फाइन था। यह 2018 के फाइनल मैच में हुआ था। लेकिन यहाँ पे पूछ रहे हैं कि उन्होंने कोचिंग के लिए उनको कितना फ़ाइन मिला, कोचिंग में जो उनको वार्निंग दी गई थी उसके लिए कितना फ़ाइन था, तो इट वाज $4,000। इन 2000 एशियन गेम्स हिमा दास सेट 400 मीटर विमेन नेशनल रिकॉर्ड इन फाइनल विद द टाइमिंग ऑफ 2018 के जो एशियन गेम्स हुए थे हिमा दास का कितना टाइमिंग आया था 400 मीटर के रेस में, जो जिससे उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया था, तो वह है 50.09 सेकेंड्स। ये जो एशियन गेम्स हैं ये इंडोनेशिया में हुए थे। नेम द ईयर इन विच ध्यानचंद अवार्ड्स वर इंस्टीट्यूटेड। ध्यानचंद अवार्ड कौन से साल में इंस्टीट्यूट किए गए थे, तो वो है साल 2002। अब एक्चुअली ध्यानचंद अवार्ड किसको दिए जाते हैं, काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है कि स्पोर्ट्स में बहुत सारे अवार्ड्स मिलते हैं, जैसे अर्जुन अवार्ड मिलता है, ध्यानचंद अवार्ड मिलता है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिलता है। तो जो ध्यानचंद अवार्ड है वो बेसिकली लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। ये आप याद कर लें क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है कि ध्यानचंद अवार्ड तो दिया जाता है, पर जैसे द्रोणाचार्य अवार्ड है वो दिया जाता है फॉर बीइंग अ वेरी गुड कोच, बहुत और जो अर्जुन अवार्ड दिया जाता है वो दिया जाता है आप बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं अपने फील्ड में। वहीं पे ध्यानचंद अवार्ड दिया जाता है कि आपके पूरे स्पोर्टिंग करियर में वह लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, जो कि साल 2002 में दिया गया था। अमीबाइसिस इज अ डिसीज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एन इन्फेक्टिव एजेंट। अमीबाइसिस एक डिसीज़ है, ये एक्चुअली में किस इन्फेक्टिव एजेंट की वजह से होती है, तो यह होती है प्रोटोजोआ की वजह से। अमीबाइसिस में एक्चुअली क्या होता है, ये हमारी इंटेस्टाइनल डिसीज़ है, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है जिसमें डिसेंट्री की प्रॉब्लम हो जाती है, लूज मोशंस हो जाते हैं, तो यह प्रोटोजोन डिसीज़ है। यह आप हमारी प्रोटोजोआ से होने वाली डिसीज़ जो हमने कम्युनिकेबल डिसीज़ की वीडियो बनाई है, आप वहाँ पर रेफर कर सकते हैं। The aim of physical education with regard to teacher education in India, कि फिजिकल एजुकेशन का जो एम है इंडिया में टीचर एजुकेशन के रिगार्ड में कैसा रहा है, तो अगर हम बोलें इट हैज़ नेवर बीन प्रॉपरली डिफाइंड, तो यह सही है कि जो फिजिकल एजुकेशन का एम है, जब भी हम टीचिंग के बारे में टीचिंग से उसको रिलेट करें तो कभी भी प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया गया। हमारा जनरली हमने फिजिकल एजुकेशन को रिलेट किया है गेम्स एंड स्पोर्ट्स से, कि कोई भी अगर फिजिकल एजुकेशन पढ़ने जा रहा है तो वो अच्छा खेलेगा भी। जैसे अगर मैं छोटा सा एग्जांपल लूँ कि अगर कोई बीपी एड करना चाहता है, कोई बच्चा है एमपी एड करना चाहता है, तो उसका एडमिशन लेने का बीपी एड में यह मेन मकसद रहता है कि उसको और खेलने को मिलेगा, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। फिजिकल एजुकेशन में जब टीचिंग की बात आती है तो वह है रिसर्च से रिलेटेड, कि हम उस फील्ड में पढ़ाई कर सकें, काम कर सकें, ताकि हम अपने एथलीट्स की परफॉर्मेंस बढ़ा सकें, जिसमें हमें मैकेनिक्स भी पढ़ना है, रिसर्च भी पढ़ना है, हेल्थ भी पढ़ना है। लेकिन यह कभी भी डिफाइन नहीं किया गया इंडिया में कि एक्चुअली में फिजिकल एजुकेशन का एम इन टर्म्स ऑफ टीचिंग एजुकेशन क्या है। हैज़ नॉट केप्ट पेस विद ग्लोबल चेंजेस, यह भी सही है। जिस तरीके से बाकी कंट्रीज़ ने ग्रो किया है इन फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इंडिया वहाँ पे थोड़ा पीछे रहा है। डायनेमिकली चेंज्ड एज पर द नीड्स ऑफ टाइम, यह भी एक्चुअली में डायनेमिकली चेंज नहीं हुआ है एज पर दी नीड्स ऑफ टाइम। वही बात है कि बाकी कंट्रीज़ ने काफ़ी ग्रो किया है, लेकिन यह इसका सही आंसर है। इट हैज़ रिमेन्ड ऑलमोस्ट फिक्स्ड सिंस द बिगिनिंग, कि जो इसका एम था फिजिकल एजुकेशन का कि हम अच्छी बॉडी रखें, डेवलपिंग अ गुड बॉडी, यह फिजिकल एजुकेशन का एम रहा है, तो ये ऑलमोस्ट सेम ही रहा है, तब से अभी तक चेंज नहीं हुआ है। The exchange of gases between the blood and the tissue is known as, जब ब्लड और टिश्यू में एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा होता है तो हम इसको क्या कहते हैं, तो हम उसको इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। हमारी बॉडी में इंटरनल और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है, जब भी हमारे लंग्स में और हार्ट में ब्लड एक्सचेंज होता है, यानी जब भी हार्ट से ब्लड लंग्स में जाता है प्यूरिफाई होने के लिए, और प्यूरिफाई होने के बाद जब भी ब्लड हार्ट में लौट कर आता है तो उसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। लेकिन जब भी ब्लड एक सेकेंड कहाँ गए, लेकिन जब भी ब्लड
हमारे ब्लड हमारे टिश्यूज़ में एक्सचेंज होता है, यानी कि जो हमारी सेल्स हैं, सेल्स का जो बड़ा पार्ट है टिश्यू, जब भी हमारे ब्लड और टिश्यूज़ के बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है तो उसको हम इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। कि अगर हमारे हाथ की फिंगर्स हैं, फिंगर्स में जो हमारा ब्लड और टिश्यूज़ में गैसेस का एक्सचेंज हुआ है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, तो वो एक इंटरनल कहलाता है। इंस्पिरेशन इज सांस अंदर लेना एंड पल्मोनरी इज रिलेटेड टू आर लंग्स। पल्मोनरी वेंटिलेशन इज रिलेटेड टू आर लंग्स। लेकिन जब उन्होंने बात करी है ब्लड एंड टिश्यू में जब गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है तो वह इंटरनल रेस्पिरेशन है, लेकिन जब लंग्स और हार्ट में गैसेस का एक्सचेंज होगा तो वह एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का पार्ट होगा। हेल्थ एजुकेशन इज अ प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल एंड ग्रुप लर्न टू। हेल्थ एजुकेशन में कोई भी इंडिविजुअल या कोई ग्रुप क्या सीखता है, तो एक्चुअली में प्रमोट, मेंटेन एंड रिस्टोर हेल्थ। कि हेल्थ को प्रमोट करना, हेल्थ को मेंटेन करना और उस सही हेल्थ को कैसे रिस्टोर करना, यह सीखा जाता है। मेकअप ऑफ द बॉडी इन टर्म्स ऑफ लीन मास एंड फैट मास। कि हमारी बॉडी में लीन मास यानी मसल मास और फैट मास, यह जब दोनों चीज़ें मिलती हैं, लीन मास और फैट मास को मिलाकर एक टर्म दी गई है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम बॉडी कॉम्पोजिशन कहते हैं। कि हमारी बॉडी कैसे बनी है। ओबिसिटी यानी मोटापा। एडिपोज टिश्यू वो टिश्यूज़ होते हैं जहाँ पे जो फैट स्टोर करते हैं। मसल, बोन, वाइटल टिश्यू एंड ऑर्गन, ये तो बहुत तो ये तो बनता ही नहीं है, तो इसका सही आंसर है। जब भी हम बॉडी कॉम्पोजिशन की बात करेंगे तो हम लीन मास की बात करेंगे, फैट मास की बात करेंगे। द मिनिमम हाइट क्लियरेंस फॉर आउटडोर वॉलीबॉल कोर्ट। कि आउटडोर वॉलीबॉल कोर्ट की अगर हमें कोर्ट बनाना है तो मिनिमम हाइट कितनी चाहिए, तो वह है 7 मीटर्स। द एज लिमिट ऑफ यूथ ओलंपिक गेम्स। जो यूथ ओलंपिक गेम्स हैं वहाँ पे प्लेयर्स की एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, तो वह है 15 to 18 ईयर्स। फ्रेंड्स, जब हम यूथ ओलंपिक गेम्स की बात करते हैं तो मिनिमम एज लिमिट जो है यूथ की वह 15 to 18 है। लेकिन जब हम कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करते हैं तो जो यूथ का एज लिमिट है वह है 14 to 18 ईयर्स। ये हल्का सा चेंज है। कल्चर इज द एविडेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इन अ नेशन इज डिफाइंड बाय whom। कि किसी भी नेशन में इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में जो हाथ है वो कल्चर का काफ़ी हाथ रहता है। तो यह किसके द्वारा दी गई है, यह कहा गया है मैथ्यू के द्वारा। ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक कॉज ड्यू टू सिगरेट स्मोकिंग अफेक्ट्स विच बॉडी पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो इसको हम बोलते हैं TIA, ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक। यह एक्चुअली एक डिसीज़ होती है या एक सिचुएशन है जब हमारे ब्रेन में ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाता फॉर अ सर्टेन टाइम लिमिट और वहाँ पे स्ट्रोक लाइक सिचुएशन हो जाती है। यह काफ़ी ब्रीफ यानी छोटे समय के लिए होता है, काफ़ी लंबे समय के लिए नहीं होता, लेकिन उस छोटे समय के दौरान हमारे ब्रेन में ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाता, जिससे ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और एक स्ट्रोक लाइक सिचुएशन हो जाती है। जैसे कि पैरालिटिक सिम्टम्स या पैरालिटिक अटैक जैसा हम कह सकते हैं, लेकिन ये बहुत छोटे समय के लिए होता है। तो दैट्स ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक। द एब्रीविएशन एड्स स्टैंड्स फॉर। तो इसका सही आंसर है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्यूट नहीं है, एक्वायर्ड है। विच यूनिवर्सिटी हैज़ वन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी सिंस 2011-12 से 2016-17। अब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी को हम बात करें तो मक्का ट्रॉफी भी कहते हैं। और एक्चुअली आप देखिए मक्का ट्रॉफी एक्चुअली किसको दी जाती है, तो मक्का ट्रॉफी जो बेस्ट यूनिवर्सिटी रहती है इन ऑल द इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स, जो भी स्पोर्ट्स के ऑल द इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें जो भी बेस्ट यूनिवर्सिटी होती है उसको दी जाती है। और इसकी जो प्राइज़ मनी होती है वह होती है 10 लाख रुपए। तो साल 2011-12 का जो सेशन था तब से लेकर 2016-17 के सेशन तक यानी 6 ईयर्स तक इस ट्रॉफी का जो विनर रही है वह रही है पंजाबी यूनिवर्सिटी। यह यूनिवर्सिटी पटियाला में है, लेकिन साल 2016-17 तक तो पटियाला रही विच वॉज टोटल 6 टाइम्स। लेकिन उसके बाद सेशन 2017-18 में यह ट्रॉफी जीती थी GND यूनिवर्सिटी जो कि
अमृतसर में है, और उसके बाद साल 2018-19 के सेशन में यह ट्रॉफी पंजाब यूनिवर्सिटी ने जीती है, जो कि चंडीगढ़ में है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, जो मक्का ट्रॉफी है, वो 6 बार अभी तक पंजाबी यूनिवर्सिटी ने जीती है लगातार। द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्पीड एबिलिटी इज कॉल्ड एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। जब भी हम स्पीड और स्ट्रेंथ दोनों की इकट्ठे बात करते हैं तो वह हमेशा एक्सप्लोजिव के बारे में बात होती है। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोलूँ, लॉन्ग जंप में एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ हमेशा चाहिए। एक्सप्लोजिव यानी कि किसी भी हमारी स्ट्रेंथ का एक्सप्लोजन होना, यानी विस्फोट होना। तो आप जैसे देखते ही हैं, लॉन्ग जंप में अच्छी जंप करने के लिए हमारी स्ट्रेंथ का विस्फोट होना, एक्सप्लोजन होना इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हमारे को स्पीड भी चाहिए और स्ट्रेंथ भी चाहिए। अगर हम 100 मीटर रेस की, 100 मीटर स्प्रिंट की बात करें तो भी उसमें एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ या एक्सप्लोजिव स्पीड चाहिए ही होती है। तो जब भी हम स्पीड और स्ट्रेंथ दोनों की बात करते हैं तो दैट्स एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। अब देखिए मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या होता है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ को हम हमेशा 1 RM से रिलेट करते हैं, दैट इज़ 1 रेपिटेशन मैक्सिमम। यानी कि हमारे मसल की वो स्ट्रेंथ जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा वज़न एक बार उठा सकें। 1 रेपिटेशन मैक्सिमम मतलब हम 100 किलो का डंबल उठाएं या 100 किलो का कोई भारी चीज़ उठाएं, लेकिन एक बार ही उठा पाएँ। दैट्स माई मैक्सिमम स्ट्रेंथ, कि मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि मैं 100 किलो का कोई चीज़ एक बार उठा सकती हूँ। दैट्स 1 रेपिटेशन मैक्सिमम, दैट्स आर मैक्सिमम स्ट्रेंथ। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ को आप याद रखें कि हमेशा 1 RM से जोड़ा जाता है कि हम एक रेपिटेशन मैक्सिमम कर पाएँ। स्ट्रेंथ एंड्योरेंस से मतलब है कि मैं किसी भारी चीज़ को, एंड्योरेंस जब भी आता है तो एंड्योरेंस का मतलब होता है कितने लंबे समय तक उसको कंटिन्यू कर सकते हूँ। तो अगर यहाँ पे हम बात करें कि अगर मैंने कोई 20 किलो के डंबल उठाए हैं, 10 किलो के डंबल उठाए हैं, तो हम उनको कितनी बार और या कितनी देर तक, तो एंड्योरेंस यानी टाइम ड्यूरेशन से बात कर रहे हैं, कितनी देर तक, कि मैं अपनी स्ट्रेंथ को कितनी देर तक मेंटेन कर सकती हूँ। अगर मैं 100 किलो का वज़न उठाऊंगी तो मैं यह निश्चित है कि मैं उसको बार बार नहीं उठा पाऊंगी, एक ही बार उठा पाऊंगी। लेकिन वहीं पे मैं 10 किलो के डंबल्स को काफ़ी देर तक उठा सकती हूँ, तो वह स्ट्रेंथ एंड्योरेंस है। डायनामिक स्ट्रेंथ फ्रेंड्स होता है, स्ट्रेंथ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वन इज स्टैटिक स्ट्रेंथ एंड द अदर वन इज डायनामिक स्ट्रेंथ। तो स्टैटिक स्ट्रेंथ वो होती है जो स्टेबल स्ट्रेंथ होती है, जैसे कि खड़े होकर किसी भारी चीज़ को पुश करना, जहाँ पे मसल का ऐसा मूवमेंट नहीं है, मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। डायनामिक स्ट्रेंथ में मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन दोनों है, जहाँ पे मूवमेंट डायनामिक है। तो दैट्स माय डायनामिक स्ट्रेंथ, कि मैं मूवमेंट के साथ किसी फोर्स में को बार बार कर रहे, किसी फोर्स की मदद से किसी मूवमेंट को बार बार कर रही हूँ। दैट्स माय डायनामिक स्ट्रेंथ। तो जब भी हम स्ट्रेंथ एंड स्पीड की बात करें तो वो हुआ एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर करेक्टली मैच्ड। तो इनमें से कौन सा स्टेडियम कहाँ पे पाया जाता है। तो सॉल्ट लेक स्टेडियम कहाँ पे पाया जाता है। सॉल्ट लेक स्टेडियम एक्चुअली में यह फुटबॉल का स्टेडियम है, जो कि इसका दूसरा नाम है विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन, और यह 1984 में बना था, और यह कोलकाता में ही है। तो यह ऑप्शन हमारा सही है। वहीं पे कल्लूर इंटरनेशनल स्टेडियम, यह स्टेडियम कोची में ही है, जिसका दूसरा नाम है, लोकल भाषा में तो इसको कल्लूर इंटरनेशनल स्टेडियम कहा जाता है, लेकिन इसको हम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के नाम से भी जानते हैं। और यह भी फुटबॉल का स्टेडियम है। लेकिन वहीं पे बाराबती जो स्टेडियम है, यह भुवनेश्वर में ना होके कटक में है। यानी कि ये दोनों ही सिटीज़ उड़ीसा में है, लेकिन सिटीज़ का फ़र्क है। तो इसका सही आंसर हुआ, और ये क्रिकेट के लिए फेमस है, तो इसका सही आंसर हुआ ओनली A and C आर करेक्ट। इफेक्टिव लीडरशिप इज़ बेस्ड ऑन वॉट। इफेक्टिव लीडरशिप इनमें से किस चीज़ों पे बेस्ड करती है। तो इफेक्टिव लीडरशिप टास्क ओरिएंटेड होनी चाहिए। तो यह एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि टास्क को तो कंसीडर करना है कि हमारा काम हो जाए, लेकिन उसके साथ साथ हमें बाकी चीज़ों पर भी ध्यान रखना है। मेंटेनिंग गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, तो यह भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इतना नहीं है, क्योंकि हमें रिलेशनशिप से ज़्यादा बाकी चीज़ों पर भी ध्यान रखना है। इंटरपर्सनल मतलब आपसदारी के रिलेशंस। पर्सनैलिटी ऑफ लीडर, कि लीडर की पर्सनैलिटी क्या है, तो वो भी इफेक्टिव लीडरशिप में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जब हम बात करें कि ये एक सिचुएशनल कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ लीडर एंड ग्रुप, यानी कि इसमें ग्रुप साथ ही साथ लीडर दोनों का हाथ है, और दोनों किसी की सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो इफेक्टिव लीडरशिप के लिए सिचुएशनल कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ लीडर एंड ग्रुप।
इफ़ अ स्किन ब्रेक्स एंड ब्लीड्स द इंजरी इज कॉल्ड। अगर स्किन ब्रेक होकर ब्लीड करती है तो हम उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लेसरेशन कहते हैं। एक्चुअली एब्रेजन क्या होता है? एब्रेजन होता है जब स्किन छिल जाती है, जब स्किन की जो हमारी सुपरफिशियल ऊपरी परत है जब वो छिल जाती है तो उसको हम एब्रेजन कहते हैं। कंट्यूजन क्या होता है? जब किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से, जैसे कि बैट ले लिया, किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से हमारी स्किन पे स्किन हिट होती है तो जो नील पड़ जाता है, तो कंट्यूजन को हम नील कह सकते हैं अपनी नॉर्मल भाषा में, और एब्रेजन को हम कहते हैं छिल जाना। लेकिन लेसरेशन का मतलब होता है कोई हार्ड ऑब्जेक्ट हमें हिट करी है और उससे स्किन फट गई है। तो अगर मैं यहाँ बोलूँ स्किन को हम यहाँ पे फट जाना भी कह सकते हैं, कि स्किन ब्रेक हो गई और ब्लीड करने लगी है, जैसे बैट से हिट कर देना। और लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस क्या होता है फ्रेंड्स? लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस ये दूसरा, इट्स द अदर नेम फॉर टेनिस एल्बो। तो आपने काफ़ी सुना होगा टेनिस एल्बो। एक्चुअली में जो हमारी फोर आर्म को और जो एल्बो से, फोर आर्म को जो हमारे एल्बो से जो टिश्यू ज्वाइन करता है, वहाँ पे एक क्रॉनिक इंजरी है। एक्चुअली ये क्रॉनिक प्रॉब्लम है, काफ़ी काफ़ी टाइम तक या काफ़ी लंबे दौरान तक खेलते खेलते हो जाता है, डेवलप कर जाता है। तो ये क्रॉनिक इशू है। बाकी ये तीनों, ये क्रॉनिक नहीं है और ये क्रॉनिक है, ये एक्यूट है और ये क्रॉनिक है। लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस, ये इसमें मेन बेसिक डिफरेंस है। इसको हम टेनिस एल्बो के नाम से भी जानते हैं। जो हमारी फोर आर्म और एल्बो में जो कनेक्टिव टिश्यू है वहाँ पे इरिटेशन रहती है, उसमें प्रॉब्लम रहती है। द मोर फिट पर्सन इज लेस लाइकली टू इम्प्रूव फर्दर एंड दस मे बी अनड्यूली पेनलाइज्ड इज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई इंसान ऑलरेडी फिट है और फिर वो वर्कआउट करे तो वो जनरली दुखी रहता है। अनड्यूली मतलब वो अत्यधिक पीनलाइज यानी अत्यधिक परेशान रहता है। क्यों? अगर मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँ तो अगर कोई बिगिनर और उसने कोई एक्टिविटी करना शुरू किया, कोई गेम खेलना शुरू किया, तो आप देखेंगे कि वह शुरुआती दिनों में जो उसकी ग्रोथ है या जो परफॉर्मेंस है वह काफ़ी तेज़ी से ऊपर बढ़ती है। जैसे कि अगर कोई एथलीट अपने शुरुआती दिनों में 1 किलोमीटर जो ट्रैक है या 1 किलोमीटर की रनिंग है वो 10 मिनट में कर रहा है, लेकिन वो शुरुआती दिनों में जो उसकी टाइमिंग है वो बहुत जल्दी से इम्प्रूव हो जाएगी और वह 10 की जगह उसको 8 मिनट में करने लग जाएगा। लेकिन एक सर्टेन टाइम पे पहुंचने के बाद 8 मिनट से 6 मिनट में लाना उसके लिए बहुत दिक्कत रहेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी एक पीक के करीब है। तो ये रहता है कि अगर हम कोई स्किल सीखना शुरू करते हैं तो शुरुआती दिनों में हम उसको बहुत जल्दी से सीखते हैं, लेकिन जैसे 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 हम टाइम बढ़ता जाता है और हम उसके नज़दीक होते हैं उसकी परफेक्शन की तरफ, तो हमारी जो ग्रोथ ऑफ लर्निंग है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है, जो कि हमें काफ़ी दुखी करती है एथलीट को। तो यह है प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इसी के बारे में बात करता है कि जो मोर फिट पर्सन है एक्चुअली में जो परफॉर्मेंस है उसकी कंपैरेटिवली कम ग्रो करती है। इंडिविजुअलिटी का प्रिंसिपल कहता है कि हर एक इंसान है, हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट है, और हम जो भी अपना ट्रेनिंग प्लान डिसाइड करते हैं वह उस इंडिविजुअल के बेसिस पे की जानी चाहिए कि उसका क्या लेवल है, वह कितना सीखा हुआ है, कितना उसको आता है, कितना उसको नहीं आता है। रिवर्सिबिलिटी का प्रिंसिपल कहता है कि ट्रेनिंग एक्चुअली इज़ रिवर्सिबल इन नेचर। अगर हम ट्रेनिंग करते रहेंगे तो हमारी मसल्स टोन रहेंगी। अगर हमने प्रैक्टिस करना छोड़ दिया तो जो हमारी ट्रेनिंग है या जो हमारी परफॉर्मेंस है बॉडी की वो रिवर्स गियर में चली जाएगी। और जैसे इसका सही एग्जांपल है, अगर आप काफ़ी दिनों तक एक्सरसाइज करते रहें तो आपकी मसल्स टोन्ड रहती हैं, लेकिन द मोमेंट यू स्टॉप वर्किंग आउट वो अनटोन्ड हो जाती हैं एक सर्टेन टाइम के बाद। तो वह रिवर्सिबिलिटी का प्रिंसिपल है कि आप प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा है, प्रैक्टिस जैसे ही आपने छोड़ा तो रिवर्स गियर पकड़ लेता है और परफॉर्मेंस नीचे आ जाती है। स्पेसिफिसिटी का प्रिंसिपल बात करता है, स्पेसिफिसिटी का मतलब है स्पेसिफिक। जब भी हम किसी विशेष स्किल को डेवलप करना चाहते हैं तो हम स्पेसिफिसिटी के प्रिंसिपल की बात करते हैं। जैसे कि अगर हमें बास्केटबॉल की स्किल सीखनी है तो हमारी जो भी ट्रेनिंग प्लान होगा वो उससे रिलेटेड होगा कि हम बास्केटबॉल के स्किल्स को अच्छे से सीखें और बेहतर परफॉर्म करें। वहीं पे जो स्विमिंग का ट्रेनिंग प्लान होगा वह बास्केटबॉल से डिफरेंट होगा। तो स्पेसिफिटी का प्रिंसिपल हमेशा पर्टिकुलर एम के बारे में बात करता है कि अगर मुझे अपनी एब्डोमिनल मसल्स को या कोर स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो मेरी जो एक्सरसाइजेज हैं वो उन्हीं पे बेस्ड होनी चाहिए स्पेसिफिकली। पैरों के लिए अलग एक्सरसाइज होनी चाहिए, हाथों के लिए अलग। तो ये स्पेसिफिसिटी का प्रिंसिपल कहता है कि जो स्किल सीखना है उसी से रिलेटेड हमारा ट्रेनिंग प्लान हो।
तो यहाँ पे मोर फिट पर्सन इज लेस लाइकली टू इम्प्रूव फर्दर एंड दस मे बी अनड्यूली पेनलाइज्ड इज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न. एनी पर्सन, एनिमल, आर्थ्रोपोड. आर्थ्रोपोड का मतलब होता है, अगर हम कहें तो ये इंसेक्ट्स, प्लांट, सॉइल और सब्सटेंस. जब इन्फेक्शियस एजेंट इनमें रहता है और मल्टीप्लाई करता है और वह उनका प्राइमरी सर्वाइवल सोर्स रहते हैं, जहाँ पे वह अपना इन्फेक्शियस एजेंट रिप्रोड्यूस भी करता है इस तरीके से कि वह बाद में जाके एक ससेप्टिबल होस्ट में ट्रांसमिट हो पाए. यानी कि जब भी कोई बीमारी होने के लिए जो वह इन्फेक्शियस एजेंट है उसको एक बॉडी चाहिए होती है जहाँ पे वो ग्रो कर सके, और उसके बाद वह किसी ससेप्टिबल यानी कि जहाँ पे वो दोबारा जाके अपनी बीमारी फैला सकता है या ग्रो कर सकता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम रेजर्वॉयर कहते हैं. एनिमल रेजर्वॉयर, देखो रेजर्वॉयर मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे किसी चीज़ को इकट्ठा किया जाता है ताकि उसको बाद में हम यूज़ कर सकें. जैसे कि पानी में भी हमने अपनी पिछली स्लाइड में बात की थी कि रेजर्वॉयर का मतलब जलाशय है जहाँ पे पानी को इकट्ठा किया जा रहा है ताकि उसको फर्दर काम में लाया जा सके. तो रेजर्वॉयर मतलब जहाँ पे हम चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं ताकि उनको हम फर्दर काम में लाया जा सके. तो जब भी हम कम्युनिकेबल डिसीज़ के बारे में बात करते हैं, किसी भी डिसीज़ के बारे में बात करते हैं, तो कोई भी जो इन्फेक्शियस एजेंट होता है या कोई भी जो पैथोजन होता है उसको पहले कोई ना कोई रेजर्वॉयर चाहिए होता है जहाँ पे वो ग्रो कर सके, रह सके, और ताकि बाद में वहाँ से वो ट्रांसफ़र कर सके किसी और होस्ट में. स्ट्रेंथ इंड्योरेंस कैन बी डेवलप्ड थ्रू व्हाट? तो स्ट्रेंथ इंड्योरेंस, देखो यहाँ पे अगर हम सिर्फ स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो हम बात करते हैं प्लायोमेट्रिक्स की, लेकिन यहाँ पे उन्होंने इंड्योरेंस की भी बात करी है. तो स्ट्रेंथ इंड्योरेंस हम हिल रनिंग के थ्रू डेवलप कर सकते हैं. प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेज आर अ वेरी गुड एग्जाम्पल टू एनहांस और डेवलप आर स्ट्रेंथ. कैलिस्थेनिक्स यानी कि फ्री हैंड एक्सरसाइजेज, ये बॉडी टोनिंग के लिए सही रह सकती हैं. बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग, बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग का मतलब होता है रिदमिक स्ट्रेचिंग. जब हम रिदम के साथ स्ट्रेच करते हैं तो वह बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग है. तो स्ट्रेंथ इंड्योरेंस इंप्रूव करने का सबसे अच्छा तरीका है हिल पे रन करना. द डिस्ट्रप्शन इन द नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल इन अ फीमेल इज टर्म्ड एज. जब भी फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिस्ट्रप्शन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन कहते हैं. अब यहाँ पे वर्ड देख रहे हैं मेनार्क. मेनार्क एक्चुअली में वह कंडीशन है या वह स्टेज है किसी भी फीमेल की जब वह पहली बार उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल अपीयर होता है. वो मेनार्क है जब पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल अपीयर हुआ है. ब्रेक इन मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का अपीयर ना होना. इसको हम एमेनोर्हिया भी कहते हैं, एमेनोर्हिया भी कहते हैं. जहाँ पे साइकिल आना बंद हो गया है. मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन एक एक्चुअली लार्ज टर्म है और मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन के अंदर ही एमेनोर्हिया आता है या इर्रेगुलरिटी आती है. इर्रेगुलरिटी या एमेनोर्हिया, तो ये बड़ी टर्म है. तो साइकिल टाइम पे ना आना या फिर एब्सेंस हो जाना, यह सब मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन का पार्ट है. इरेगुलरिटी इन मेनार्क तो होगा ही नहीं क्योंकि वो तो पहली बार अपीयरेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेनार्क कहते हैं, तो ये तो रॉन्ग टर्म है. विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशंस ऑफ क्रिकेट आर करेंटली मैच्ड? इनमें से क्रिकेट की कौन सी डायमेंशन सबसे सही मैच है? तो ये काफ़ी आसान है. जो क्रिकेट की जो पिच होती है वह होती है 20.12 मीटर, और अगर हम यार्ड्स की बात करें तो वह होती है 22 यार्ड्स. अगर पिच की विड्थ की बात करें कि पिच की विड्थ कितनी होती है तो वह होती है 3.05 मीटर. और पॉपिंग क्रीज की जो पॉपिंग क्रीज कितनी होती है, पॉपिंग क्रीज का क्या मेजरमेंट होती है? तो वह होती है 1.22 मीटर. अब पॉपिंग क्रीज क्या होती है? अगर हम क्रिकेट की पिच की बात करें, आई गेस पिच तो आप पता ही है, और पॉपिंग क्रीज ये वह लाइन होती है जहाँ पर अगर ये तीनों पोर्शन, ये तीनों हमारी विकेट हैं दोनों साइड, तो अगर इसको हम बैटिंग लाइन भी कह सकते हैं, बैटिंग क्रीज भी कह सकते हैं. अगर इधर से बॉलिंग हो रही है तो ये बैटिंग क्रीज कहलाएगी. जहाँ ये दो पॉपिंग क्रीज के बीच में क्रिकेटर रन करता है,
रन लेने के लिए। तो ये पॉप इंक्रीज आप समझ सकते हैं कि यह पॉप इंक्रीज है। तो जो ये मेजरमेंट है यह 1.22 मीटर है। तो इसका सही आंसर होगा बी, डी एंड ई। When people understand a problem, they will more readily act to solve it. जब इंसान एक प्रॉब्लम को समझते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से उसको सॉल्व करने का काम करेंगे। तो ये किसका प्रिंसिपल है? या प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है। ग्रुप कोहेजन मतलब ग्रुप में कितना मित्र भाव है, कितनी गहन रिलेशनशिप्स हैं। ग्रुप डायनेमिक्स का मतलब हुआ कि ग्रुप किस तरीके से काम करता है। एम ऑफ हेल्थ एजुकेशन तो ये डिफरेंट है, बिल्कुल ही अलग है। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जब भी लोगों को पता चलेगा कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से उनको क्या फ़ायदा रहेगा और क्या प्रॉब्लम है, तो वो ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे। यही इसका सही आंसर है। दी फॉर्मूला फॉर कंप्यूटिंग टारगेट हार्ट रेट, कि हमारा टारगेट हार्ट रेट कितना होना चाहिए, इसका क्या फॉर्मूला है? तो इसका सही फॉर्मूला है 220 माइनस एज इंटू 70%। 220 एक्चुअली क्या है? 220 जो वर्ड है ये हमारा अजम्पशन है कि इंसान का नॉर्मल या इंसान की जो एज है वो ज़्यादा से ज़्यादा 220 साल रह सकती है। तो इसलिए इसको 220 ईयर्स रखा गया है। Improvements in physical fitness are specific to the characteristics of training stimulus and is associated with, कि जब भी हम फिजिकल फिटनेस की बात करते हैं और वो स्पेसिफिक, यहाँ पे वर्ड आ रहा है स्पेसिफिक हैं टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेनिंग स्टिमुलस, कि उनको कैसा ट्रेनिंग दिया जा रहा है या किससे रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स जब भी स्पेसिफिक वर्ड आएगा तो उसका मतलब है स्पेसिफिटी का प्रिंसिपल काम कर रहा है कि हमको जैसी ट्रेनिंग देंगे हम वही फिटनेस बढ़ा पाएंगे। अगर मैं ट्रेनिंग अपनी इंड्योरेंस से रिलेटेड दे रही हूँ तो मेरी इंड्योरेंस रिलेटेड फिटनेस बढ़ेगी। अगर स्ट्रेंथ से दे रही हूँ तो स्ट्रेंथ रिलेटेड फिटनेस बढ़ेगी। इंडिविजुअलिटी का प्रिंसिपल बता ही दिया कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, हमें अपना ट्रेनिंग प्लान या ट्रेनिंग शेड्यूल इंडिविजुअल के बेसिस पे करना चाहिए कि उस पर्टिकुलर एथलीट का क्या सिचुएशन है, क्या उसका लर्निंग लेवल है। रिवर्सिबिलिटी का प्रिंसिपल बात करता है कि अगर हम ट्रेनिंग करना छोड़ देंगे तो हम बैक टू बेसिक्स आ जाएंगे, रिवर्स गियर लग जाएगा। ओवरलोड का प्रिंसिपल बात करता है कि हमें परफॉर्मेंस इन्हांस करने के लिए लोड देना इम्पॉर्टेंट है। अगर हम लोड देंगे और उसको अडेप्ट कराएंगे तो हमारी जो प्रोफिशिएंसी लाइन है वह इम्प्रूव होगी। यानी कि अगर कोई इंसान 100 मीटर की रेस 11 सेकंड में कंप्लीट करता है, तो अगर उसको हम लोड देंगे और फिर उसको अडेप्ट कराएंगे तो उसकी टाइमिंग 11 सेकंड से हट के कम हो जाएगी, 10 सेकंड हो जाएगी। तो ओवरलोड का प्रिंसिपल हमेशा काम करता है, हमें हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा मतलब थोड़ा ज़्यादा लोड देना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन ऑप्टिमम लोड हमेशा देना चाहिए अगर हमें परफॉर्मेंस बढ़ानी है तो प्रोफिशिएंसी लाइन को बेटर करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इन बास्केटबॉल? तो बास्केटबॉल की जो कोर्ट की लेंथ होती है वह होती है 28 मीटर, यह बिल्कुल सही है। डायमीटर ऑफ बास्केट 16 इंचेस, ये गलत है। द लेंथ ऑफ द कोर्ट 26 मीटर, यह भी गलत है क्योंकि यहाँ पे हमने बात कर ही ली है। डायमीटर ऑफ बास्केट यानी कि ये जो रिंग है इसका डायमीटर कितना है, तो वह है 18 इंचेस। और सर्कमफ्रेंस ऑफ द साइज 6 बॉल, बास्केटबॉल में 2 साइज़ की बॉल्स खेली जाती हैं, साइज 6 इज़ फॉर विमेन एंड साइज 7 इज़ फॉर मैन। तो यहाँ पे साइज 6 की बात कर रहे हैं, तो साइज 6 का क्या सर्कमफ्रेंस होना चाहिए बास्केटबॉल में, तो उसका सही आंसर है ई, कि 72 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो यह है ए, बी एंड डी, तो हमारा आंसर बैठा ऑप्शन बी। नेम द सिटी वेयर वर्ल्ड कप मैन हॉकी चैंपियनशिप वॉज ऑर्गेनाइज इन 2018। 2018 के जो मैन हॉकी चैंपियनशिप थी वो भुवनेश्वर में हुई थी इंडिया में, और जो इसका विनर रही थी वो रही थी टीम बेल्जियम, जो कि 2 फाइनलिस्ट है, बेल्जियम एंड नीदरलैंड्स, और टीम बेल्जियम पहली बार हॉकी वर्ल्ड कप जीती थी। विच इज़ नॉट द करेक्ट नॉर्मल कॉम्पोजिशन ऑफ एक्सटर्नल एयर बाय वॉल्यूम, कि इनमें से कौन सा सही कॉम्पोजिशन नहीं है जो एटमॉस्फेयर में एयर पाई जाती है, गैसेस पाई जाती है उनका। तो उसका सही आंसर है नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन की जो मात्रा है एयर में वो है 79.04%। यह तीनों सही है। इन इन्फेक्शियस डिसीज epidemiology, an arthropod or any living carrier that transports an infectious agent to the susceptible individual। यहाँ पे आर्थ्रोपॉड की बात करें, आर्थ्रोपॉड का मतलब हमने बताया था कोई भी इंसेक्ट, जब भी कोई बीमारी किसी इंसेक्ट से होती है तो उसको हम आर्थ्रोपॉड
से होने वाली बीमारी कह सकते हैं। और यहाँ पे इसका सही आंसर होगा वेक्टर। तो वेक्टर बॉर्न डिसीज़ वह डिसीज़ होती हैं जब वह किसी इंसेक्ट के काटने से होती हैं, जैसे कि मस्कीटोज़ हो गई या मक्खियाँ हो गई। एयरबॉर्न डिसीज़ होती हैं जो हवा के थ्रू फैलती हैं, कम्युनिकेबल, जैसे कि सांस लेने से, जैसे कि टीबी की प्रॉब्लम हो गई, यह एयरबॉर्न डिसीज़ में आएगी। फॉर्मेट बोन डिसीज़ होंगी फॉर्माइट बॉर्न डिसीज़ होंगी जो कि किसी सरफेस पे टच करने से फैलती हैं। अगर किसी इन्फेक्टेड इंसान ने किसी सरफेस को टच कर दिया है तो उस सरफेस पे या उस ऑब्जेक्ट पे जो जर्म्स रह जाएंगे, अगर वो कोई अनइन्फेक्टेड इंसान उसको टच करेगा तो वह बीमारी हो सकती है। जैसे कि हम कोविड-19 या कोरोना, इसका अभी बहुत ही रीसेंट एग्जाम्पल है कि यह सरफेस पे टच करने से भी हो रहा है, तो वह फॉर्माइट बॉर्न इन्फेक्शियस डिसीज़ होंगी। लेकिन यहाँ पे उन्होंने आर्थ्रोपॉड के बारे में पूछा। आर्थ्रोपॉड यानी कि इंसेक्ट से होने वाले डिसीजेज, तो वह है वेक्टर बॉर्न। इट कैन बी डेवलप्ड थ्रू कंटिन्यूस एंड इंटरवल रनिंग। कंटिन्यूस एंड इंटरवल रनिंग से हम क्या चीज़ डेवलप कर सकते हैं? तो उसका सही आंसर है इंड्योरेंस, कि लंबे समय तक किसी भी कार्य को कर पाने में सक्षम रहना। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर करेक्टली मैच्ड? इनमें से क्या करेक्टली मैच्ड है? तो क्लिकर आर्चरी से मैच्ड है। क्लिकर एक्चुअली आर्चरी में बो होते हैं दो तरीके के, एक इंडियन बो और एक होता है रिकर्व बो। रिकर्व बो का एक इक्विपमेंट या टूल है क्लिकर। क्लिकर यानी कि क्लिक, वह क्लिक का साउंड देता है जिससे आर्चर को पता लगता है कि उसको अब सही टाइम पे अपना बो रिलीज करना है। तो ये क्लिकर इक्विपमेंट है रिकर्व बो का आर्चरी के अंदर। बैलिस्ट्रा एक्चुअली में फेंसिंग की एक टर्म है जहाँ पे जो एथलीट है या जो फेंसर है वह एक शॉर्ट जंप के बाद एक लंबा लंज लेता है, उसको हम बैलिस्ट्रा कहते हैं। ये एक्चुअली एक टेक्निक है, स्किल है। एरोजल गोल्फ से रिलेटेड एक टर्म है, उसका मतलब होता है कि एरोजल यानी कि जो गोल्फर है वह जब भी बॉल हिट करता है तो वह कंसिस्टेंट लाइन में हिट नहीं करता, या फिर उसकी जो बॉल इट ऑलवेज स्प्रेज, तो कंसिस्टेंसी नहीं पाई जाती है, उसको हम एरोजल कहते हैं। यह गोल्फ की एक टर्म है। क्यू फैक्टर जो है ये साइकिलिंग का एक वर्ड है जो कि पैडल से रिलेटेड है, कि दो पैडल्स के बीच में कितना डिफरेंस है। तो ये चारों ही टर्म्स सही हैं, क्लिकर आर्चरी, बैलिस्ट्रा फेंसिंग एंड एरोसल गोल्फ एंड क्यू फैक्टर रिलेटेड टू साइंस। तो इसका सही ऑप्शन हुआ ए, बी, सी एंड डी ऑल आर करेक्ट। The toxic agent hydrocarbons emitted through automobile exhaust and cigarette smoking is responsible for causing what? तो जो हाइड्रोकार्बन्स जो रिलीज होते हैं हमारी गाड़ियों से, व्हीकल से और सिगरेट स्मोकिंग से, ये एक्चुअली क्या बीमारी पैदा करते हैं? तो उसका सही आंसर है लंग कैंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज नॉट कॉज्ड बाय वेगस नर्व्स? वेगस नर्व का इनमें से क्या नहीं करती? तो वेगस फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नर्व है। इट इज़ द लार्जेस्ट नर्व इन अ बॉडी, और जब हम नर्व्स की बात कर रहे हैं तो ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। ये आप याद कर लें कि वेगस नर्व इट्स एक्चुअली द लार्जेस्ट नर्व इन अ बॉडी, और ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बात करता है हमारी बॉडी में जितनी भी नर्व्स हैं उनके बारे में। एक्चुअली में नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आती है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम सारी नर्व्स के बारे में बात करते हैं। तो वेगस नर्व एक्चुअली हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। अब बात आती है करती क्या है? तो वेगस नर्व का एक्चुअली मेन काम होता है हमारे हार्ट रेट को मेंटेन करना, और हमारी ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना, डाइजेशन को रेगुलेट करना, यह सब हमारी वेगस नर्व का काम होता है। तो हार्ट रेट को मेंटेन करना, ना ही हम हार्ट पे ज़्यादा प्रेशर पड़े, तो हार्ट रेट इज स्लोड डाउन, मतलब वो नॉर्मल रखती है हार्ट रेट को, यह सही है बिल्कुल। कंडक्टिविटी ऑफ द बंडल इज रिड्यूस्ड, तो जो हार्ट की जो मसल्स हैं उनकी कंडक्टिविटी को रिड्यूस कर देती है, यानी कम कर देती है। तो हम यहाँ पे भी स्लो की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज रिड्यूस्ड, कि हमारा हार्ट कितनी फोर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सिकुड़ रहा है, वह भी रिड्यूस हो रही है। तो इन तीनों टर्म्स में रिडक्शन की बात हो रही है जिससे हमारा हार्ट नॉर्मली फंक्शन करे। लेकिन इस फोर्थ ऑप्शन में
अगर हम बात करें तो ड्यूरेशन ऑफ सिस्टोल इज इंक्रीज्ड। सिस्टोल का मतलब होता है जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है उसको हम सिस्टोल कहते हैं, और जब हमारा हार्ट रिलैक्स करता है तो उसको हम डायस्टोल कहते हैं। तो यहाँ पे जब भी हमारा हार्ट की ड्यूरेशन, सिस्टोल की ड्यूरेशन इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब हार्ट पे प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा। तो हार्ट पे प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, इसका मतलब हार्ट पे प्रेशर ज़्यादा है और हार्ट रेट भी फिर ज़्यादा होगा, हार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। तो यह इस वेगस नर्व का काम नहीं है, क्योंकि वेगस नर्व का मेन काम होता है हार्ट की प्रॉपर फंक्शनिंग। और अगर ऐसी सिचुएशन में ड्यूरेशन ऑफ सिस्टोल इज़ इंक्रीज, यह प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं है, क्योंकि इससे हार्ट पे प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा अगर हार्ट ज़्यादा टाइम तक कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा। तो इसका सही आंसर होगा डी, वेगस नर्व यह नहीं करती, यह तीनों चीज़ें करती है। द बेसिक कॉम्पोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस एज पर एच हैरिसन क्लार्क आर, कि एच हैरिसन क्लार्क के अकॉर्डिंग बेसिक कॉम्पोनेंट्स क्या हैं फिजिकल फिटनेस के, तो उसका सही आंसर है मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंड्योरेंस एंड कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस। इसका सीधा सीधा आंसर है। What India needs today is not the Bhagavad Gita but the football ground is stated by whom, कि इंडिया को भगवत गीता से ज़्यादा फुटबॉल ग्राउंड की ज़रूरत है, यह किसने कहा है? तो दिस स्टेटमेंट इज सेड बाय स्वामी विवेकानंद। आइडियल बॉडी फैट लेवल्स फॉर विमेन इज हाउ मच, विमेन का आइडियल बॉडी फैट कितना होना चाहिए? तो विच इज़ 18% to 22%। वॉट हैपन्स व्हेन क्लोरीन इज एडेड टू वाटर, जब क्लोरीन वाटर में ऐड किया जाता है तो क्या होता है? तो आपको अगर हम बताएं, मतलब अगर ध्यान से सोचें, तो क्लोरीन एक्चुअली वाटर में यूज़ होता है स्विमिंग पूल्स में वाटर को क्लीन करने के लिए। तो अब थोड़ा आप लिंक करेंगे इस चीज़ से कि क्लोरीन का जो है, क्लोरीन इज Cl2 और वाटर इज H2O। तो जब भी वाटर में H2O, वाटर में क्लोरीन मिलाया जाता है तो एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिससे जो निकल के आ रही है चीज़, वो निकल के आ रही है HOCl, जो कि नाम है किसका? मैं थोड़ा छोटा छोटा लिखूं। Cl2 plus H2O gives us हाइपोक्लोरस, यानी कि यानी एक हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का, और हाइपोक्लोरस प्लस HCl, यह इक्वेशन बनती है कि Cl2 plus H2O gives us HOCl plus HCl। तो हाइपोक्लोरस एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, बॉडी जो वाटर है, वाटर इज न्यूट्रल इन नेचर, उसका जो pH लेवल है वह होता है 7, यानी वाटर इज़ न्यूट्रल इन नेचर। लेकिन वाटर में जब हाइड्रोक्लोरिक की मात्रा, एसिड की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, तो आपने यह फील किया होगा, एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर स्विमिंग पूल के वाटर में क्लोरीन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो आंखें जलने लग जाती हैं, आंखें लाल हो जाती हैं। वह इसी चीज़ का रीज़न है कि जब भी हम क्लोरीन मिलाते हैं तो एक रिएक्शन फॉर्म होता है विच इज़ हाइपोक्लोरस एसिड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिससे आंखें जलती हैं, क्योंकि उस वक्त पानी का pH लेवल कम हो जाता है और वो एसिडिक हो जाता है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द मेजर इंग्रेडिएंट इन स्लीपिंग पिल्स, स्लीपिंग पिल्स में इसमें से कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है? तो इसका सही आंसर है बार्बिटूरेट। एक्चुअली में यह एक सिडेटिव होता है जिससे नींद आ सके, और ये इंसोम्निया के जो पेशेंट्स होते हैं उनको दिया जाता है। कैनबिस यानी कि चरस गांजा, और कोकेन तो आप सब जानते ही हैं, और एम्फिटामाइंस को हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के स्टिमुलेंट्स के नाम से भी जानते हैं कि एम्फिटामाइंस देने से हम ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं। तो ये हमारी डोपिंग की जो वीडियो है, जिसमें हमने डोपिंग के सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया है, तो आप वह एक बार रेफ़र कर सकते हैं बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेकिन जब भी स्लीपिंग पिल्स में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला इंग्रेडिएंट बार्बिटूरेट है। एनालिसिस इज़ अ पार्ट ऑफ व्हाट, जब भी हमें किसी चीज़ का एनालिसिस करना होता है तो वह पार्ट है कॉग्निटिव डोमेन का। जब भी कॉग्निटिव की बात आती है, कॉग्निटिव यानी कि हमारा इंटेलेक्ट, हम दिमाग की बात कर रहे हैं,
तो ये कॉग्निटिव डोमेन का पार्ट है। वहीं पे साइको सोशल यानी साइको यानी ब्रेन, लेकिन सोशल यानी सोसाइटी। साइकोमोटर यानी कि हमारे स्किल्स जिसमें दिमाग एज वेल एज मसल्स का काम है। अफेक्टिव डोमेन यानी कि हमारे इमोशंस। तो एनालिसिस जो है किसी भी चीज़ के एनालिसिस के लिए हमें कॉग्निटिव डोमेन इंपॉर्टेंट रहता है। हमारे इंटेलेक्ट की बात होती है, इंटेलेक्ट का यूज़ रहता है, तो ये कॉग्निटिव डोमेन का पार्ट है। अ स्टेज इन प्योरिफिकेशन ड्यू टू विच 98 to 99% ऑफ बैक्टीरिया इज रिमूव्ड इज टर्म्ड एज, कि जब भी हम वाटर को प्योरीफाई करते हैं तो 98 से 99% ऑफ बैक्टीरिया किस स्टेज में प्योरीफाई हो जाते हैं, तो वह फिल्टरेशन के वक्त ही हो जाते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर सिंथेटिक ड्रग्स स्ट्रक्चरली सिमिलर टू एड्रेलिन। अब एड्रेलिन एक हार्मोन है हमारी बॉडी जिसका काम होता है हमारी बॉडी को एक्साइट कर देना। अगर एक एग्जांपल दूं तो जैसे हम कोई भी एडवेंचरस एक्टिविटी करते हैं तो हमारी बॉडी में एड्रेलिन का रश होता है जिससे हम काफ़ी एक्साइटेड फील करते हैं। तो एड्रेलिन के से मिलते जुलते जो हमारे सिंथेटिक ड्रग्स हैं वो हैं एम्फीटामाइन। जैसे भी मैंने आपको बताया एम्फीटामाइंस जो है वो CNS को स्टिमुलेट कर देते हैं, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, जिससे हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है। कैनाबिस, चरस गांजा, बार्बिटूरेट, वही जो अभी स्लीपिंग पिल्स में यूज होता है सेडेटिव्स के नाम पे। हीरोइन को आप जानते ही हैं यह। और तो एड्रेलिन का जो काम है वही काम एम्फीटामाइंस का भी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्लायोमेट्रिक्स ट्रेनिंग मेथड। प्लायोमेट्रिक्स इनमें से सबसे सही किसका एग्जाम्पल है? तो प्लायोमेट्रिक्स से जो है हमारी स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है, जिसमें वी इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ बाउंसिंग एंड हॉपिंग मूवमेंट, यानी कि जंपिंग बहुत इन्वॉल्व होती है प्लायोमेट्रिक्स में। वहीं पे दिस इज स्ट्रेचिंग, कंटिन्यूअस एंड इंटरनल वर्क। तो इसका सही आंसर है बाउंसिंग एंड हॉपिंग। इन कार्डियक हाइपरट्रोफी, हाइपरट्रोफी का मतलब होता है मसल का साइज बढ़ जाना, मसल का साइज बढ़ जाना, और एट्रोफी का मतलब होता है मसल का साइज कम हो जाना। तो यह दो वर्ड्स आप नोट डाउन कर लें, याद रख लें, एट्रोफी एंड हाइपरट्रोफी। तो यहाँ पे वो हाइपरट्रोफी की बात कर रहे हैं, यानी कि कार्डियक हाइपरट्रोफी। कार्डियक यानी कि हार्ट। तो जब हार्ट की जो मसल्स होती हैं उनका साइज़ बढ़ जाता है, और ऐसा कब होता है? जब हम काफ़ी ज़्यादा इंड्योरेंस ट्रेनिंग करते हैं, क्योंकि हमारा हार्ट को बहुत ज़्यादा लंबे समय तक काम करना होता है, तो उसकी जो खुद की मसल्स होती हैं वो बढ़ जाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्ट चैम्बर अंडरगोज इन ग्रेटेस्ट चेंज। तो जो हमारा हार्ट होता है उसके 4 चैम्बर्स हैं, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो हमारी बॉडी से जो ब्लड इकट्ठा होता है वह राइट एट्रियम में होता है बाय इंफीरियर वेना केवा एंड सुपीरियर वेना केवा, लेकिन जो लेफ्ट वेंट्रिकल होती है उसका काम होता है ओर्टा के थ्रू हमारी बॉडी में ब्लड सप्लाई करना। ओर्टा लार्जेस्ट आर्टरी है हमारी बॉडी की। तो हाइपरट्रोफी के दौरान सबसे ज़्यादा जो चेम्बर में इफ़ेक्ट आता है वह लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, क्योंकि एक्चुअली में यही वह लास्ट स्टॉपेज होता है जब ब्लड हार्ट को छोड़ता है बॉडी में जाने के लिए। तो इसका सही आंसर है लेफ्ट वेंट्रिकल, कि सबसे ज़्यादा हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में कार्डियक हाइपरट्रोफी पाई जाती है। अ स्टेज इन अ वुमन वेयर देयर इज अ एब्सेंस ऑफ मिनार्क बाय 18 ईयर्स ऑफ एज और ओल्डर। हमने भी अपने पिछले क्वेश्चन में मिनार्क के बारे में बताया था कि जब भी किसी फीमेल को सबसे फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल अपीयर होता है तो उसे हम मिनार्क कहते हैं। अगर 18 ईयर्स की एज तक वह मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है, मिनार्क नहीं रहता है, तो उसको हम प्राइमरी एमेनोरेया कहते हैं। प्राइमरी एमेनोरेया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब यह भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की एब्सेंस दो पार्ट्स में हो सकती है, 2 तरीके से हो सकती है। फर्स्ट इज प्राइमरी, जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर कोई फीमेल 18 साल की एज तक मेंस्ट्रुअल साइकिल अपीयर नहीं होते हैं तो वह प्राइमरी एमेनोरेया के अंदर आते हैं। सेकेंडरी एमेनोरेया के अंदर आते हैं कि वैसे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं, लेकिन कुछ सर्टेन नेचुरल रीजंस की वजह से, जैसे कि प्रेगनेंसी हो गया, उसकी वजह से कुछ सर्टेन टाइम तक 3-4 महीने तक या कुछ महीनों तक
मेंस्ट्रुअल साइकिल का अपीयर ना होना, दैट्स सेकेंडरी एमेनोरेरिया। एंड ओलिगोमेनोरेरिया का मतलब होता है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो काफ़ी फ्रीक्वेंट है, तो दैट्स एलिगोमेनोरेरिया। कंटिन्यूस ट्रेनिंग इनमें से किसे कहते हैं? तो कंटिन्यूस ट्रेनिंग इट इन्वॉल्व्स ट्रेनिंग एट अ लो मीडियम इंटेंसिटी, यानी कि ये तो बहुत सीधी सीधी सी बात है, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर हमें किसी भी एक्टिविटी को बहुत लंबे टाइम तक करना है तो वह लो और मीडियम इंटेंसिटी के साथ ही की जानी चाहिए, नहीं तो हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो कंटिन्यूस ट्रेनिंग एक्चुअली में लो एंड मीडियम इंटेंसिटी पे की जाने वाली ट्रेनिंग है। तो आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे और मैं आपको सही ऑप्शंस के साथ साथ जो गलत ऑप्शंस हैं उनको भी एक्सप्लेन करने में थोड़ी केपेबल रही हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड लक, डू वेल।